यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंट्रोल सिस्टम के कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। कंट्रोल सिस्टम के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कंट्रोल सिस्टम के कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले देखते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहली बात तो हम देखते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, फिर हम उसके देखेंगे एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से हम क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम देखेंगे, फिर उसके देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे हम बात करें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम जैसे हम बताएं तो एक होगा कंट्रोलर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। कंट्रोलर के बाद में इसको प्रोसेस किया जाएगा। कंट्रोलर के बाद में यानी सबसे पहले हम क्या देते हैं, कोई भी रेफरेंस इनपुट देंगे, रेफरेंस इनपुट। तो यहाँ पर दिया हमने रेफरेंस इनपुट। रेफरेंस इनपुट को कंट्रोलर को दिया है, कंट्रोलर से फिर वो प्रोसेस होगा जो भी सिग्नल होगा, और प्रोसेस होने के बाद में हमें आउटपुट मिल जाएगा। यानी आउटपुट से इनपुट में कोई चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला है। These are system in which control action is independent of output। यानी कि जो कंट्रोल एक्शन है यहाँ पर आउटपुट पर डिपेंड नहीं होता है, आउटपुट से स्वतंत्र होता है, आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है, तो वो कहलाते हैं हमारे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अगर एग्जांपल की बात करें हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल क्या है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। ब्रेड टोस्टर, ब्रेड टोस्टर ये हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। एक होता है स्प्रिंकलर, ये भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। स्प्रिंकलर एक होता है ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन ये भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। वॉशिंग मशीन, ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन के बाद में एक होता है हमारे पास में सिस्टम हैविंग नो सेंसर, यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी सेंसर नहीं हो। सिस्टम हैविंग नो सेंसर। अब हम बात करते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेज क्या है, तो इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो अब देखते हैं इसके हम एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज में हम बात करते हैं इसके तो जो एडवांटेज है, पहला एडवांटेज है इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है, यानी कंस्ट्रक्शन का इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है इसका कॉस्ट है वो लेस है, लेस कॉस्ट। तीसरा इसका एडवांटेज है मेंटेनेंस का एडवांटेज है, यहाँ पर मेंटेनेंस की कम जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस इजी है। चौथा एडवांटेज है इनस्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम ऑफ इनस्टेबिलिटी, ये भी एक इसका एडवांटेज है। और एक और एडवांटेज क्या है इसका, कन्वीनियंट टू मेजर व्हेन आउटपुट इज डिफिकल्ट टू मेजर। तो ये जब आउटपुट डिफिकल्ट टू मेजर करने के लिए तब ये कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट टू
measure when the output is difficult to measure. When the output is difficult to measure. आउटपुट अगर डिफिकल्ट है मेजरिंग में तब ये कन्वीनियंट है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो इसके डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं। डिसएडवांटेज में दीज आर लेस एक्यूरेट। डिसएडवांटेज क्या है? लेस एक्यूरेट है, यानी उतनी ज़्यादा प्रीशियस हमें शुद्धता के साथ में हमें वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं देते हैं। एक्यूरेसी डिपेंड ऑन कैलिब्रेशन, यानी इनकी एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है? कैलिब्रेशन पर डिपेंड करती है। एक्यूरेसी डिपेंड ऑन कैलिब्रेशन। दूसरा क्या है यहाँ पर? इनएक्यूरेट रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड विथ पैरामीटर वेरिएशन, यानी कि पैरामीटर वेरिएशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा? इनएक्यूरेट रिजल्ट हमें ये देते हैं। तीसरा, रिकैलिब्रेशन ऑफ द कंट्रोलर इज रिक्वायर्ड टाइम टू मेंटेन एक्यूरेसी। तो यहाँ पर रिकैलिब्रेशन की भी हमें जरूरत पड़ती है सिस्टम की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। टाइम टू टाइम कंट्रोलर का हमें रिकैलिब्रेशन यहाँ पर करना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे कंट्रोल सिस्टम की, वो है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। तो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ब्लॉक डायग्राम। जैसे कौन से ब्लॉक डायग्राम के द्वारा हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास होगा एक कंट्रोलर। जैसे ये हमारे पास में है कंट्रोलर, इसको हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद में इसको हमने दे दिया क्या? आउटपुट। ये प्रोसेस करने के बाद में हमने प्राप्त कर लिया है आउटपुट। और इधर हमने कंट्रोलर में क्या दिया? रेफरेंस इनपुट दिया है, रेफरेंस इनपुट। तो रेफरेंस इनपुट कंट्रोलर को हम देंगे इस तरीके से, और फिर फीडबैक सिग्नल हम वापस प्रोसेस से हम फीडबैक सिग्नल वापस ले लेंगे। फीडबैक सिग्नल हम प्रोसेस के बाद में यहाँ से ले लेंगे। तो आउटपुट से हमने फीडबैक लिया है कंट्रोल के लिए। यहाँ पर होगा जो एरर सिग्नल होगा RT, ये हमारा एरर सिग्नल होगा। तो यहाँ पर रेफरेंस सिग्नल प्लस में है और ये माइनस में है। यानी दीज आर द सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन डिपेंड ऑन द आउटपुट। दीज सिस्टम हैव टेंडेंसी टू ऑसिलेट, यानी ऑसिलेट करने की टेंडेंसी होती है इनके अंदर। टेंडेंसी टू ऑसिलेट, ऑसिलेट करने की यहाँ पर टेंडेंसी होगी। इसके एग्जांपल हम देखें, टेम्परेचर कंट्रोलर है, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, इसके एग्जांपल हैं। जैसे टेम्परेचर कंट्रोलर, इसका एग्जांपल है स्पीड कंट्रोल ऑफ द मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ द मोटर। तीसरा इसका एग्जांपल है सिस्टम हैविंग सेंसर्स, सिस्टम हैविंग सेंसर। चौथा इसका एग्जांपल है ह्यूमन आइज। क्या है इसका एग्जांपल? ह्यूमन आइज।
अब इसके एडवांटेज की हम बात करें, जैसे इसके एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज क्या है इसका? एक्यूरेट ज़्यादा है। एडवांटेज में है मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। दूसरा है नॉन लीनियर डिस्टोरेशन आर लेस, नॉन लीनियर डिस्टोर्शन आर लेस। तीसरा है आउटपुट होता है इसका लेस सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंज विद इन द सिस्टम, यानी आउटपुट है सिस्टम में जो पैरामीटर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा चेंज नहीं होता है। आउटपुट इज लेस सेंसिटिव इन द सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करें आउटपुट जैसे लेस सेंसिटिव टू सिस्टम होगा इसमें। और लेस सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंज विद इन द सिस्टम, पैरामीटर चेंज विद इन द सिस्टम। और बैंडविड्थ यहाँ पर क्या होती है? इंक्रीज होती है। बैंडविड्थ इंक्रीज, ये भी इसका एक एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? अगर डिसएडवांटेज की बात करें, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में होता है, पहला तो इसका डिसएडवांटेज हो सकता है कि यहाँ पर डिजाइन है कॉम्प्लिकेटेड है, डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा इसका डिसएडवांटेज हो सकता है मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ये ज़्यादा होगा। तीसरा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? मे बिकम अनस्टेबल, अनस्टेबल। कब अनस्टेबल बन सकता है यहाँ पर? मे बिकम अनस्टेबल इफ देयर आर मेल फंक्शनिंग इन दी फीडबैक, अगर फीडबैक में मेल फंक्शन हो जाता है तो ये अनस्टेबल हो सकता है। इफ देयर आर मेल फंक्शन इन दी फीडबैक, देयर आर माल फंक्शन या मेल फंक्शन इन दी सिस्टम, इन दी फीडबैक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर के बारे में। अगर किसी सिस्टम का डैम्पिंग फैक्टर यूनिटी है तो उस वो सिस्टम हमारा किस टाइप का सिस्टम कहलाएगा? तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर ऑफ ए सिस्टम। तो डैम्पिंग फैक्टर के आधार पर हमारे कुछ सिस्टम होते हैं। जनरली हम डैम्पिंग फैक्टर किसके द्वारा देते हैं? जो हमारी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, तो हम उसके अकॉर्डिंग डैम्पिंग फैक्टर की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन देखें तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू सी एस डिवाइड बाई आर एस, दैट इज इक्वल टू
ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 डेल ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम बात करें, ये जो डेल है ये कहलाता है हमारा डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो कहलाता है ये। इसी के थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं। ओमेगा एन क्या कहलाती है हमारी, यहाँ पर ओमेगा एन कहलाता है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन कहलाएगी। और यहाँ पर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पर जो रूट्स हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो क्या होंगे। जैसे अगर हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हम इसकी तरह मान लेते हैं एस स्क्वायर प्लस 2 डेल ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रूट हम निकालें तो रूट क्या आएगा, रूट आएगा हमारा माइनस के डेल ओमेगा एन प्लस के जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस के ओमेगा एन स्क्वायर, 1 माइनस के डेल स्क्वायर आएगा। वी स्क्वायर माइनस 4ac से वी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये आ जाएगा हमारा डेल स्क्वायर। ये रूट्स हैं हमारे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये आ जाएगी हमारी माइनस के अल्फा प्लस माइनस के जे ओमेगा डी। तो यहाँ पर अल्फा क्या होता है, हमारा डैम्पिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पर ये अल्फा है, इसको हम डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं। अगर ये डेल है, ये इसकी वैल्यू अगर 0 है तो हमारा सिस्टम कहलाएगा अनडैम्प्ड है, अनडैम्प्ड। अगर इसकी वैल्यू क्या है, 0 के अलावा 0 से 1 के बीच में है, जैसे 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, तो ये कहलाएगा अंडर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड। और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये कहलाएगा क्रिटिकली डैम्प्ड है। अगर 1 है ये वैल्यू तो ये क्या कहलाएगा, क्रिटिकली डैम्प्ड कहलाएगा। क्रिटिकली डैम्प्ड। और अगर ये वैल्यू डेल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये कहलाएगा ओवर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड। तो ये हमारे पास में सिस्टम के नेचर होते हैं। अब हम बात करते हैं एक स्लोप की बात करते हैं। बोर्ड प्लॉट ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्लोप क्या होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बोर्ड प्लॉट की। सेकंड ऑर्डर सिस्टम बोर्ड प्लॉट। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो बोर्ड प्लॉट है उसमें हम स्लोप देखेंगे किसका, एसिम्पटोट्स का स्लोप हम देखेंगे। एसिम्पटोट का स्लोप क्या हो सकता है, कितना डीबी ऑक्टेव हो सकता है, कितना डीबी डिकेड हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं स्लोप एनालिसिस एसिम्पटोट्स का। अगर 20 डीबी 12 डीबी पर डिकेड हो सकता है, ऑक्टेव हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 40 डीबी पर डिकेड हो सकता है। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। जैसे बोर्ड प्लॉट अगर हम देखें, ट्रांसफर फंक्शन स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म में अगर बोर्ड प्लॉट हम देखें ट्रांसफर फंक्शन का, तो बोर्ड प्लॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम फंक्शन की कंडीशन में देते हैं। और ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू के
1 डिवाइड बाई ओमेगा C1 प्लस 1 टाइम डोमेन में है, यानी स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है ये बोर्ड प्लॉट। इसमें स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म, कांस्टेंट फॉर्म डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्या है एस डिवाइड बाई ओमेगा C1, इसी तरीके से नीचे आ जाएगा एस डिवाइड बाई ओमेगा C2 प्लस 1 एस डिवाइड बाई ओमेगा C3 प्लस 1 एंड सो ऑन, इस तरीके से चला जाएगा। तो ओमेगा C1 ओमेगा C2 ये क्या है, हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है हमारी सारी। अगर इनकी बात करें जैसे कि ओमेगा C1 है, ओमेगा C2 है, ये सारी क्या कहलाती है हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये हमारी कहलाती है। तो बोर्ड प्लॉट का जो मैग्नीट्यूड है इन बोर्ड प्लॉट, यानी बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट किसकी चीज पर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करें। इन बोर्ड प्लॉट या हम कह सकते हैं बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट, मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट है, पहली बात तो हम बात करें फोर पोल एट द ओरिजिन इनिशियल स्लोप इज -20 dB पर डिकेड। अगर ओरिजिन पर पोल है, इनिशियल पोल एट ओरिजिन, और वो भी क्या है पोल एट ओरिजिन है, तो इनिशियल स्लोप क्या होगा, इनिशियल स्लोप, तो इनिशियल स्लोप होता है पोल अगर ओरिजिन पर है तो -20 dB पर डिकेड होता है, और जीरो है अगर ओरिजिन पर, पोल की जगह क्या है मान लीजिए जीरो है, जीरो है एट ओरिजिन, तो इनिशियल स्लोप क्या होगा +20 dB पर डिकेड होगा, डिकेड। अगर स्लोप ऑफ द मैग्नीट्यूड प्लॉट चेंज इन ईच कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और प्रत्येक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे है, यानी मैग्नीट्यूड प्लॉट का मैग्नीट्यूड है स्लोप का वो चेंज होता है, कहाँ पर चेंज होता है, चेंज एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, चेंज एट ईच कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यानी प्रत्येक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर स्लोप है यहाँ पर चेंज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, तीन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर बात करें हम, दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एसोसिएट विद दी पोल, अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पोल के साथ में एसोसिएटेड है तो वो क्या होगी -20 dB पर डिकेड हो जाएगा। अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारी किसके साथ में है, जीरो के साथ में है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अगर हमारी एसोसिएटेड है जीरो के साथ में तो वो हो जाएगा +20 dB पर डिकेड। तो हम क्या कह सकते हैं कि फाइनल जो स्लोप होगा, यानी फाइनल स्लोप मैग्नीट्यूड प्लॉट, तो फाइनल स्लोप हम कैसे निकालते हैं, फाइनल स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जीरो में से पोल घटा करके क्या करना होगा 20 dB पर डिकेड हमें निकाल देना होगा, डिकेड। तो कैसे निकालेंगे, जेड है यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो है और पी यहाँ पर नंबर ऑफ पोल है, तो ये हमारा जीरो के लिए है और ये हमारा पोल के लिए है। जीरो हमेशा ऊपर होता है, पोल हमेशा नीचे होता है, यानी कि हम बात करें सेकंड ऑर्डर हमारे सिस्टम का ऑर्डर सिस्टम दे रखा है, नंबर ऑफ पोल यहाँ पर कितने दे रखे हैं, दो नंबर ऑफ पोल दे रखे हैं ओमेगा C1 ओमेगा C2, और जीरो की बात करें जीरो यहाँ पर एक ही दे रखी है। तो स्लोप का एसिम्पटोट्स हम निकाल लेते हैं,
नंबर ऑफ पोल 2 है और स्लोप का एसिम्पटोट्स हमारा आ जाएगा 22 इंटू 20 dB पर डिकेड। तो 2 इंटू 20 dB पर डिकेड यानी कि जीरो और पोल के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 dB पर डिकेड एसिम्पटोट्स के लिए। एसिम्पटोट्स क्योंकि जेड माइनस पी की बात करें यहाँ पर, नंबर ऑफ पोल्स है यहाँ पर 2, नंबर ऑफ पोल्स है यहाँ पर 2 और एक पोल के लिए क्या होता है 20 dB पर डिकेड। तो जीरो यहाँ पर 2 है, पोल यहाँ पर 2 है और जीरो यहाँ पर बात करें कि 1 है। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोर्ड प्लॉट सेकंड ऑर्डर सिस्टम दे रखा है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम दे रखा है मतलब पोल है 2। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 20। तो ये आ गया 40 dB पर डिकेड। अगर हम ऑक्टेव में बात करें, जैसे 40 dB जो पर डिकेड है, 20 dB पर डिकेड है इक्वल टू होता है हमारा 6 dB पर ऑक्टेव। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 40 dB पर डिकेड है वो हमारा 12 dB पर ऑक्टेव होगा। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, 12 dB और 40 dB के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट लॉकस के बारे में बात करते हैं या फिर पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर किसी सिस्टम को स्टेबल रहना है तो पोल्स क्या रहने चाहिए ट्रांसफर फंक्शन के, तो हम बात करते हैं पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, यानी पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स कहाँ रहने चाहिए अगर हमारा सिस्टम क्या है स्टेबल है। तो स्टेबल सिस्टम के लिए हमेशा क्या होने चाहिए, पोल्स हैं वो लेफ्ट साइड में होने चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, यानी एस प्लेन के हमेशा लेफ्ट हाफ में होने चाहिए। जैसे एस प्लेन क्या होता है और राइट हाफ में चले जाएंगे तो क्या होगा। जैसे हम बात करें पोल की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे एक हमारे पास है पोल की लोकेशन दे रखी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, ये सिचुएशन मान लेते हैं इसको, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, ये हमारा एस प्लेन कहलाता है। इस एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में यानी कि इसके लेफ्ट की साइड दो पोल है हमारे पास में, तो इसको हम दे देंगे नाम ए, इसको नाम दे देंगे बी। तो इसको ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो हम लिखेंगे के डिवाइड बाई एस प्लस ए एस प्लस वी। ये हमारे नीचे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पोल और ऊपर होते हैं जीरो। तो सिस्टम का रेस्पॉन्स कैसा आएगा, अगर सिस्टम के रेस्पॉन्स की बात करें हम, रेस्पॉन्स निकालना हो तो सिस्टम का रेस्पॉन्स इस तरीके से आएगा, लीनियरली डिके होता जाएगा। ये पूरा जीरो यहाँ पर टच नहीं करेगा, यानी लीनियरली डिके होगा लेकिन इस तरीके से होगा, टच नहीं करेगा पूरा। तो ये हो गया हमारा एक्स ऑफ टी यानी कि सिंगल। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, लेफ्ट हाफ में जो अगर सिस्टम का पोल्स जा रहे हैं दोनों दोनों या सभी पोल्स हैं लेफ्ट हाफ में जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी होगी, सिस्टम स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन जे ओमेगा एक्सिस की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पोल्स हैं वो जे ओमेगा एक्सिस पर हैं। जे ओमेगा एक्सिस पर, जैसे जे ए और माइनस जे ए। तो ये हमारे इमेज जे ओमेगा एक्सिस पर हमारे क्या गए हैं, पोल चले गए हैं।
तो इसका अगर हम ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखेंगे इसका, के डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे हम, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब है इमेजनरी पार्ट पर ही चले गए हैं जो भी हमारे पोल हैं। और इसका अगर रेस्पॉन्स की बात करें, रेस्पॉन्स कैसे निकलेगा इसका, रेस्पॉन्स अगर हम निकालें तो रेस्पॉन्स इसका इस तरीके से निकलेगा, यानी कि ये मार्जिनली स्टेबल कहलाएगा और हमारा आउटपुट रेस्पॉन्स का आउटपुट हमें इस तरीके से प्राप्त होगा। ये सिस्टम कहलाएगा हमारा स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग मार्जिनली स्टेबल, यानी मार्जिनल स्टेबल हम बात करेंगे इसको, मार्जिनल स्टेबल। तो ये हमारा सिस्टम कहलाता है एक्स ऑफ पी। नेक्स्ट हम बात करें, मान लीजिए हमारा सिस्टम का पोल है राइट ऑफ एस प्लेन में चला गया है, यानी एस प्लेन के ये जो सिस्टम है हमारा ऑन दी जे ओमेगा एक्सिस के लिए है, ऑन दी जे ओमेगा एक्सिस, यानी कि पोल हमारे जे ओमेगा एक्सिस पर है। सी पार्ट की बात करें कि हमारे मान लीजिए पोल है राइट हाफ में चले जाते हैं, राइट ऑफ एस प्लेन। अगर एस प्लेन के राइट में चले गए हैं तो हम क्या कहेंगे, जैसे सिस्टम है हमारा, ये ए है, ये बी है। तो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करें, ट्रांसफर फंक्शन क्या हो सकता है, के डिवाइड बाई एस माइनस ए और एस माइनस बी, ये तो माइनस में चला जाएगा, एस माइनस के ए एस माइनस के बी। और इसका जो रेस्पॉन्स है ट्रांसफर फंक्शन का रेस्पॉन्स क्या होगा, इसका रेस्पॉन्स होगा इस तरीके से, ये हमारा है एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पर सिस्टम कहलाएगा हमारा क्या, अनस्टेबल, ऑलवेज अनस्टेबल होगा अगर पोल राइट साइड में चले जाते हैं, अनस्टेबल ऑलवेज। सिस्टम हमारा अनस्टेबल कहलाएगा इस कंडीशन में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिस्टम की स्टेबिलिटी है ऑलवेज डिसाइडेड बाय द लोकेशन ऑफ पोल इररेस्पेक्टिव टू जीरोज लोकेशन। जीरोज की लोकेशन कुछ भी हो, पोल की लोकेशन से यहाँ पर सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें पता चलता है। फॉर द स्टेबल सिस्टम पोल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन शुड बी लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि मान लीजिए रूट लॉकस के बारे में बात करते हैं, रूट लॉकस में भी हम ब्रेक अवे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, रूट लॉकस ब्रेक अवे पॉइंट। रूट लॉकस की बात कर रहे हैं और रूट लॉकस में बात करेंगे हम ब्रेक अवे पॉइंट की बात करेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट। तो रूट लॉकस के अंदर जो ब्रेक अवे पॉइंट होता है वो किस पर होना चाहिए, हमेशा ये रूट लॉकी पर ही होना चाहिए, यानी हमारा जो रूट लॉकस है उसी पर ये ब्रेक अवे पॉइंटर होना चाहिए, यह होता है। इसके बात करें जैसे कि जो ब्रांच होती है रूट लॉकस की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एवरी ब्रांच ऑफ रूट लॉकस डायग्राम स्टार्ट एट पोल। तो ब्रांच स्टार्ट कहाँ से होती है, रूट लॉकस की स्टार्ट होती है पोल पर, स्टार्ट एट पोल, पोल से स्टार्ट होगी एंड टर्मिनेट एट जीरो। हम कह सकते हैं टर्मिनेट एट जीरो, यानी के इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होती है पोल से, टर्मिनेट होती है जीरो पर, यानी कि के इक्वल टू इन्फिनिट पर ये टर्मिनेट होती है। किसके लिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ये किसके लिए होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। रूट लॉकस डायग्राम इज सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस के यहाँ पर सिमेट्रिकल होता है, यानी एस के लेफ्ट में जैसे होगा ऐसा ही एस के राइट में
होगा। तो हम कह सकते हैं कि रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है रूट लॉकस। सिमेट्रिकल। तीसरा हम बात करें यहाँ पर कि नंबर ऑफ ब्रांच होती है रूट लॉकस डायग्राम के अंदर, वो क्या होती है। पर नंबर ऑफ ब्रांच की बात करते हैं। नंबर ऑफ ब्रांच कैसे हम पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ब्रांच है वो n इक्वल टू पी नहीं नंबर ऑफ पोल के इक्वलेंट होगी। अगर कब, जब पोल की वैल्यू ग्रेटर देन है जीरो के, यानी जीरो से ज्यादा है, तब नंबर ऑफ पोल के इक्वलेंट होगी। और ये इक्वल टू होगी नंबर ऑफ ब्रांच है जीरो के, अगर क्या होगा, जीरो की वैल्यू है पोल से ज्यादा है। तो तीसरा हम पॉइंट, जैसे ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा रियल एक्सिस सिमेट्रिकल, रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है रूट लॉकस। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा यानी नंबर ऑफ ब्रांच है, पोल है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, या जीरो है वो ग्रेटर देन पोल होगा। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, तो ये चौथा पॉइंट है हमारा रूट लॉकस के बारे में कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होगा। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स पी टी और टी एस। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स की बात करें रूट लॉकस डायग्राम के अंदर, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स होते हैं पोल माइनस के जीरो। ये होते हैं नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स इन रूट लॉकस। एक होता है रूट लॉकस में सेंट्रोइड, सेंट्रोइड होता है। It is the intersection of asymptotes and always lies on the real axis। ये यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है एसिम्पटोट्स का। एसिम्पटोट्स का इंटरसेक्शन होता है और ऑलवेज ये रियल एक्सिस पर लाई करेगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, इससे हम डिनोट करते हैं कि गामा सिग्मा से हम डिनोट कर सकते हैं इसको। इसका आंसर क्या होगा, समीशन ऑफ पोल माइनस के समीशन ऑफ जीरोज, समीशन ऑफ ऑल पोल माइनस समीशन ऑफ ऑल जीरोज डिवाइड बाई पोल्स माइनस जीरोज का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर समीशन ऑफ पोल है, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ फाइनाइट पोल है, यानी कि जीएसएचएस के अंदर जो भी फाइनाइट पोल है उनका सम है। और समीशन ऑफ जेड आई जो है यानी ये है समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ फाइनाइट जीरो। फिर होता है एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। छठवां पॉइंट होता है रूट लॉकस में एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स की बात करें, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फार्मूला जो होगा वो होगा 12+1, यानी थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं 12+1 डिवाइड बाई टी माइनस के जेड, और 12+1 इंटू पाई से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू हम कह सकते हैं यहाँ पर L की वैल्यू 0, 1, 2 और यहाँ पर पोल माइनस जीरो, ये इक्वल टू होगा क्या, -1। तो ये L की वैल्यू है 0, 1, 2, पोल माइनस जीरो -1 होगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, ऑन द रियल एक्सिस टू द राइट साइड ऑफ एनी सेक्शन, पोल माइनस जीरो -1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कौन सा पॉइंट होगा हमारा, on the real axis of the right side of any section if the sum of total number of poles and zeros are odd।
अगर टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज का सम अगर ऑड है तो रूट लॉकस डायग्राम एग्जिस्ट इन दैट सेक्शन, यानी रूट लॉकस डायग्राम वहीं पर एग्जिस्ट करेगा जहां पर पोल और जीरो का सम ऑड होना चाहिए। पोल एंड जीरो सम यहाँ पर ऑड होना चाहिए, वहीं पर रूट लॉकस डायग्राम में एग्जिस्ट करेगा। आठवां पॉइंट होता है हमारा, क्या होता है, ब्रेक अवे, ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट होता है। VREAK, ब्रेक इन और अवे पॉइंट हम कह सकते हैं। ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट, these exist when there are multiple route on the root locus diagram। तो यहाँ पर ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट कब होंगे, जब मल्टीपल रूट और रूट लॉकस डायग्राम में, तब ये एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीपल रूट ऑन रूट लॉकस डायग्राम, रूट लॉकस डायग्राम में अगर मल्टीपल रूट होते हैं तभी ये एग्जिस्ट करते हैं। एट द ब्रेक पॉइंट गेन इज आइदर मैक्सिमम एंड और मिनिमम कह सकते हैं, यानी ब्रेक पॉइंट पर क्या होता है, के की वैल्यू आइदर मैक्सिमम होती है या फिर मिनिमम होती है। तो हम कह सकते हैं कि रूट की वैल्यू ब्रेक अवे पॉइंट के लिए, ब्रेक पॉइंट के लिए क्या होती है, डी के डिवाइड बाई डी एस, ये है हमारे ब्रेक पॉइंट कहलाते हैं। आर ब्रेक पॉइंट, तो ये रूट के लिए है। सो रूट ऑफ डी के डिवाइड बाई डी एस आर ब्रेक पॉइंट। अब हम ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं कि अगर एन रूट लॉकस प्लॉट है तो ब्रेक इन पॉइंट है वो भी हमारे क्या होंगे, मस्ट लाई ऑन दी रूट लॉकस। नेक्स्ट हम देखें, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। यानी सेल्फ इंडक्टेंस किसका एनालॉगस, यानी एनालॉगस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो दो सिस्टम की एनालॉगस के बारे में बात करते हैं। जैसे एक तरफ हम लेते हैं एनालॉगस सिस्टम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एनालॉगस सिस्टम, एनालॉगस के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ लेते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, एक तरफ हम लेते हैं फोर्स वोल्टेज, फोर्स वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हम लेते हैं वोल्टेज, वोल्टेज लिया हमने भी। तो ये फोर्स वोल्टेज, यानी फोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स क्वांटिटी का अंदर क्या होगा, वोल्टेज है हमारा टॉर्क के एनालॉगस होता है। इसी तरीके से अगर करंट की बात करें, करंट को हम आई से भी नोट करते हैं, करंट हमारा एंगुलर वेलोसिटी के एनालॉगस होता है। एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा होता है हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा होता है टेम्पर कांस्टेंट के एनालॉगस। रेजिस्टेंस आर से नोट करते हैं, ये होता है हमारा डैम्पर कांस्टेंट के एनालॉगस, डैम्पर कांस्टेंट के एनालॉगस होगा। चौथा होता है हमारे पास में कैपेसिटेंस, जो कि इनवर्स टॉर्सिनल स्टिफनेस के एनालॉगस होता है। कैपेसिटेंस ये होता है 1 डिवाइड बाई के, यानी इनवर्स टॉर्सिनल स्टिफनेस के इक्विवेलेंट होगा। इनवर्स टॉर्सिनल स्टिफनेस, स्टिफनेस इसके एनालॉगस होगा। और एक होता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस किसके एनालॉगस होता है,
इंडक्टेंस एनालॉगस होता है हमारा इनर्शिया के। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया के एनालॉगस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस ये एनालॉगस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर एस प्लेन में ओरिजिन पर पोल ऐड करते हैं तो नाइक्विस्ट प्लॉट है सिस्टम का वो किस साइड में मूव करेगा अगर पोल ऐड करते हैं तो हम कॉन्सेप्ट बात करेंगे यहाँ पर नाइक्विस्ट प्लॉट के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कंट्रोल सिस्टम के अंदर नाइक्विस्ट प्लॉट। तो नाइक्विस्ट प्लॉट के बारे में हम बात करें, नाइक्विस्ट प्लॉट में हम बात कर रहे हैं कि एस प्लेन के ओरिजिन में हमने क्या किया है, पोल को ऐड किया है। पोल ऐड करने पर नाइक्विस्ट प्लॉट है वो क्लॉक के इधर की साइड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री, 45 डिग्री किस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब भी हम पोल ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे हम बात करें यहाँ पर ड्यू टू एडिंग ए पोल एट एस इक्वल टू 0। पोल ऐड किया है एट ओरिजिन एस इक्वल टू 0 पर, तो एंगल ऑफ शिफ्टिंग इन नाइक्विस्टिक प्लॉट ऑफ सिस्टम विल बी शिफ्टेड बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड ड्यू टू एडिंग ए 0। अगर हम पोल की जगह मान लीजिए यहाँ पर 0 ऐड करते हैं, 0 ऐड करते हैं एट ओरिजिन एस इक्वल टू 0 पर, तो हम कहते हैं कि एंगल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ नाइक्विस्टिक प्लॉट पर वो 90 डिग्री शिफ्ट तो करेगा लेकिन वो किस डायरेक्शन में करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कह सकते हैं कि पोल पोल मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर गया, जीरो जीरो के लिए लाने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि जीरो तो हमें नीचे लाएगी इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसके टाइप और ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे कि टाइप जीरो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जैसे सिस्टम की बात करें हम टाइप जीरो सिस्टम, टाइप जीरो और ऑर्डर वन, ऑर्डर वन तो कैसे हम लिखते हैं, इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। टाइप जीरो है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, और ऑर्डर कैसे स्टार्ट होगा, ऑर्डर हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा जैसे टाइप जीरो सिस्टम के लिए है, टाइप ऑर्डर हमारा इधर से स्टार्ट होगा। जैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया हमारा टाइप के लिए। ऑर्डर के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री, ऑर्डर फोर। इसी के आधार पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे टाइप जीरो सिस्टम है और ऑर्डर वन है, इसका मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, जी ऑफ एस दिखाया जाएगा, जी ऑफ एस इक्वल टू टाइप जीरो ऑर्डर वन। टाइप जीरो ऑर्डर वन मतलब 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एस टी। तो ये टाइप जीरो सिस्टम है और ऑर्डर वन सिस्टम है, यानी एस की वैल्यू सिर्फ वन पावर वन ही लगी हुई है, यानी यहाँ पर ऑर्डर वन सिस्टम और टाइप जीरो सिस्टम है। तो इसका जो नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ होगा, शेप ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पर हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाए हैं तो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पर स्टार्ट होगा जीरो से, टाइप जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और ऑर्डर वन है यानी कि पहले ही इसमें ख़त्म होना चाहिए। तो यानी कि हम कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू जीरो पर स्टार्ट हो रहा है और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये ख़त्म हो गया है। ये होगा हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ टाइप जीरो ऑर्डर वन। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं टाइप जीरो ऑर्डर टू की। तो बात करें हम जैसे टाइप जीरो ऑर्डर टू, तो ऑर्डर टू में क्या हो जाएगा, ऑर्डर टू में नीचे से दो आ जाएंगे, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एच टी एस 1 प्लस एच टी टू एस। तो हम कह सकते हैं 1 प्लस
ST1 और 1 प्लस ST2। तो यहाँ पर नीचे वाली फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो s की पावर स्क्वायर आएगा। इसका मतलब टाइप 2 सिस्टम है। टाइप 2 सिस्टम का नाइक्विस्ट प्लॉट अलग तरीके से आएगा, यानी हम कह सकते हैं टाइप 0 1 2। तो टाइप 2 में कहाँ तक चला जाएगा, यानी टाइप 0 ही है हमारा, टाइप 0 है तो 0 तो यहाँ से स्टार्ट होगा। और ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 में हमारा ये भी क्रॉस आ जाएगा, ये हो गया ऑर्डर 2, यानी ऑर्डर 1 2 3 4 इस तरीके से, और टाइप 0 1 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर 2 हो गया यहाँ पर, ये ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट है और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे खत्म है। ये हमारा टाइप 0 ऑर्डर 2 सिस्टम। इसी तरीके से बात करते हैं टाइप 1 और ऑर्डर 1 की बात करते हैं। टाइप भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है, तो क्या होगा। तो टाइप और ऑर्डर, यहाँ पर जो सीक्वेंस है ये हमें चेंज करना होगा। सीक्वेंस कौन सा है, ये वाला चेंज करना होगा हमें। जैसे ये सीक्वेंस इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से होगा, टाइप 0 1 2 3 और ऑर्डर 4 तक चलता है। तो टाइप 1 और ऑर्डर भी 1 की बात करते हैं। टाइप 1 ऑर्डर 1। तो इसके आधार पर हमें ध्यान रखना है, 0 कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 0। टाइप तो हम यहाँ पर लिखते हैं टाइप 0 1 2 3, 3 टाइप तक सिस्टम चलता है। ऑर्डर हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4। तो टाइप भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या होगा, यानी कि इसका जो नाइक्विस्ट प्लॉट हम ड्रॉ करेंगे वो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नाइक्विस्ट प्लॉट इसका टाइप 1 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, और ऑर्डर भी 1 है यानी यहीं पर खत्म है। तो हम कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिट पे खत्म, ओमेगा इक्वल टू 0 पर स्टार्ट। यहाँ पर जो GS की वैल्यू होगी वो होगी 1 डिवाइड बाई एस सिर्फ, क्योंकि टाइप तो हमारा 1 है, ऑर्डर हमारा 1 है। तो इस वजह से ये यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं पे खत्म होगा, GS की वैल्यू जाएगी। अगर हम बात करें कि टाइप हमारा 1 है लेकिन ऑर्डर हमारा हो जाता है 2, जैसे ये सेंटर वाले पोर्शन क्या है, ऑर्डर है, टाइप 1 और ऑर्डर 2। टाइप 1 और ऑर्डर 2 के लिए हमारे पास में GS की वैल्यू आएगी, वो क्या होगी 1 डिवाइड बाई एस, ये टाइप 1 ऑर्डर 1 के लिए हो गया। लेकिन ऑर्डर 2 के लिए हो जाएगा 1 प्लस TS, और हम लगा देंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब ऑर्डर 2 हो गया। इसका जो नाइक्विस्ट प्लॉट आएगा, नाइक्विस्ट प्लॉट किस तरीके से आएगा, नाइक्विस्ट प्लॉट ऑर्डर 2 में तो जाना ही जाना है इसको, तो इस तरीके से नाइक्विस्ट प्लॉट आएगा। यानी टाइप 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप 1 यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यानी कि इसमें स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ऑर्डर 2 है तो ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो गया और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसी तरीके से, अगर सिस्टम को टाइप और ऑर्डर बढ़ाते जाते हैं तो ये बढ़ता जाएगा। बाकी हम यहाँ पर देखें, ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन है सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे हमें निकालना है C/R का रेशियो, ट्रांसफर फंक्शन हमें दे रखा है। ट्रांसफर फंक्शन भी वो भी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से हमें दे रखा है। तो ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पर, ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में जैसे कि G1 दे रखा है हमें, और इसका फीडबैक दे रखा है H1। इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर समिंगसन पॉइंट है, यहाँ पर हमने R दिया है। ये हो गया हमारा एक फीडबैक। इसी तरीके से दूसरा फीडबैक हम दे देंगे यहाँ पर प्लस और माइनस,
और यहाँ पर हो जाएगा हमारा G2। इसको आगे दे तो हमारा आउटपुट मिलेगा, ये होगा हमारा क्या H2, इस तरीके से वैल्यू आएगी। ये प्लस और ये माइनस, इसी तरीके से यहाँ पर प्लस और ये माइनस। अगर इसका हम क्या बनाते हैं, ब्लॉक का अगर ट्रांसफर फंक्शन बनाते हैं, जैसे इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन बनेगा G1 डिवाइड बाई 1 प्लस G1 H1। इसी तरीके से इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 H2। अगर इसको कैस्केड कर देते हैं तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, कैस्केड करने पर, कैस्केड करने पर ये वैल्यू है हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर फंक्शन पूरे ओवरऑल सिस्टम का ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा G1 G2 डिवाइड बाई 1 को हमने G1 G2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो G2 1 प्लस G2 H2 आएगा। फिर G1 H1 को 1 प्लस G2 H2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा G1 H1 प्लस G1 H1 G2 H2। तो ये हमारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को या इक्विपमेंट को कंट्रोल करना है तो इलेक्ट्रिकल स्विच है हमारा किसका काम करेगा। तो इलेक्ट्रिकल स्विच हमारे जो होते हैं वो ऑन ऑफ का काम ही करते हैं, चाहे कोई सी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच के बारे में, यानी इलेक्ट्रिकल स्विच है तो इलेक्ट्रिकल स्विच टू कंट्रोल एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विल एक्ट एज ऑन ऑफ कंट्रोलर। तो ये किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर ऑन ऑफ कंट्रोलर की तरह काम करने वाला है। ये इलेक्ट्रिकल जो स्विच है ऑन ऑफ कंट्रोलर की तरह काम करेगा। दूसरा हम बात करें यहाँ पर, जैसे पहली बात तो इलेक्ट्रिकल स्विच हमारा ऑन ऑफ कंट्रोलर की तरह काम करेगा। दिस ऑन ऑफ कंट्रोल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोलर विच स्विच ऑन व्हेन द एरर इज पॉजिटिव। अगर एरर पॉजिटिव होगी तो स्विच ऑन होगा, एंड स्विच ऑफ व्हेन द एरर इज जीरो और नेगेटिव हम कह सकते हैं। एंड ऑन ऑफ कंट्रोलर डज नॉट हैव इंटरमीडिएट स्टेट बट ओनली फुल्ली ऑन या फिर फुल्ली ऑफ, यानी इंटरमीडिएट स्टेट यहाँ पर ऑन ऑफ कंट्रोलर के बीच में नहीं होती है, या तो फुल्ली ऑन होगा या फिर फुल्ली ऑफ होगा। ड्यू टू दी स्विचिंग लॉजिक एन ऑन ऑफ कंट्रोलर इज ऑफन कॉल्ड वैंग वैंग कंट्रोलर और टू स्टेप कंट्रोलर भी हम कह सकते हैं। स्विचिंग लॉजिक की वजह से यहाँ पर ऑन ऑफ कंट्रोलर को हम क्या कर सकते हैं, वैंग वैंग कंट्रोलर भी कह सकते हैं, वैंग वैंग कंट्रोलर। और हम यहाँ पर बोल सकते हैं वैंग वैंग कंट्रोलर के अलावा क्या बोल सकते हैं इसको, टू स्टेप कंट्रोलर भी हम इसको बोल सकते हैं, टू स्टेप कंट्रोलर। और हम बात करें एन ऑन ऑफ कंट्रोलर सिंपली डिवाइस, यानी कि सिंपली एक डिवाइस होती है ऑन ऑफ कंट्रोलर। ऑन ऑफ कंट्रोलर सिंपली ड्राइव्स द मैनिपुलेटेड वेरिएबल फ्रॉम फुल्ली क्लोज टू फुल्ली ओपन डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ controlled variable relative to the set point, and regardless of the size of error the output of on off controller can only be fully on or fully off. It does not proportional with the error, यानी error का size क्या हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा।
The main advantage of on-off controller are simplicity, inexpensive and digital output. Only two स्टेट में यहाँ पर आउटपुट देता है, 0 या 1, या ऑफ या 1. मेन डिसएडवांटेज क्या है? मेन डिसएडवांटेज आर controlled parameter with continuous switch around the set point. If the status is not correctly set, the deviation from the set point could quite significant. On-off control is primarily used in non-critical application. हम non-critical application में इसका यूज कर सकते हैं, where the error between the set point and plant output can vary with relatively large amount. For example, temperature control system for house heating and cooling में हम इसका यूज कर सकते हैं. फ्रीजर के अंदर हम यूज कर सकते हैं. अदर होम एप्लीकेशन के अंदर हम ऑन ऑफ कंट्रोलर का यूज कर सकते हैं. अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं इसका? टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में हम यूज कर सकते हैं. टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के अंदर इसका यूज कर सकता है. किसके अंदर? फॉर हाउसेज. हाउस में टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे हीटिंग हुआ, कूलिंग हुआ. हीटिंग एंड कूलिंग. दूसरा हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? फ्रीजर्स, होम एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं. फ्रीजर एंड होम एप्लीकेशन के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं. होम एप्लीकेशन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, जैसे लीनियर सिस्टम की हम बात करते हैं. यहाँ पर इसकी बात करेंगे, लीनियर सिस्टम के बारे में बात करेंगे. लीनियर, अगर लीनियर सिस्टम का हमारा HS की वैल्यू दे रखी है हमें, यानी फीडबैक की वैल्यू दे रखी है 1/s, एंड इसको एक्साइटेड किया गया है, यानी कि RS की वैल्यू दे रखी है. इनपुट क्या दे रखा है इसका? यूनिट स्टेप फंक्शन इसका इनपुट दे रखा है. यूनिट स्टेप फंक्शन. हमें निकालना है आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, यानी CS की वैल्यू निकालनी है एट t>0. तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? तो हम बात करें, ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एंड एज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन आर 0. तो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन कैसे दिया जाता है? ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला होता है हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन का रेशियो होता है, यानी कि फार्मूला होता है. तो ट्रांसफर फंक्शन कह सकते हैं कि C(s) डिवाइड बाई R(s) हो जाएगा. सो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द आउटपुट फॉर गिवन इनपुट. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉर यूनिट इम्पल्स इनपुट. यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए जो RT की वैल्यू है वो क्या होती है? del होगी. तो यहाँ पर हम बात करें RT del, अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कर देते हैं तो RS, अगर तो del(s) की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है यूनिट स्टेप इनपुट के लिए. तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? CS की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो CS की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? ट्रांसफर फंक्शन इज आल्सो नोन एज इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम. ट्रांसफर फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके से इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम भी हम कह सकते हैं. इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं. तो ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, जैसे ट्रांसफर फंक्शन है हमारा, वो हम बोल सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. यानी इम्पल्स रेस्पॉन्स अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर फंक्शन का. तो इसी को हम अप्लाई कर देते हैं. जैसे कि ट्रांसफर फंक्शन हमें दे रखा है HS. ट्रांसफर फंक्शन क्या दे रखा है? H(s).
एच ऑफ एस की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/s हमें दे रखी है। और आउटपुट हमें t ग्रेटर देन 0 के लिए कैलकुलेट करना है। यूनिट स्टेप इनपुट दे रखा है, यानी आर एस की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/s, क्योंकि यूनिट स्टेप इनपुट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सी एस की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। सी एस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, सी एस इक्वल टू आर एस इंटू एच एस। आर एस की वैल्यू हमारे 1/s, एच एस की वैल्यू भी 1/s है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/s² हो गया। और इसका अगर इन्वर्स लाप्लास करें, यानी इन्वर्स लाप्लास ऑफ सी ऑफ एस, तो ये हो जाएगा इन्वर्स लाप्लास ऑफ टी बाई सी बाई एस, सी ऑफ टी हो जाएगा सिर्फ। यानी हम कह सकते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा रैंप फंक्शन, रैंप फंक्शन, ये हमें आउटपुट मिलेगा। बाकी कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।